बच्चों, पिछले साल क्लास 12 बोर्ड परीक्षा के लिए पाकुड़ जिला से प्रोजेक्ट प्रकाश जारी किया गया था। मॉडल क्वेश्चन था और उससे बहुत सारे प्रश्न आए भी थे एग्जाम में। इस बार दुमका जिला से मॉडल प्रश्न तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले तो उनके द्वारा अभी भूगोल विषय का मॉडल क्वेश्चन तैयार किया गया है विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा, जिसमें से सेट 1 का हम लोग प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। केवल प्रश्न तैयार किया गया है, अभी उसका उत्तर जारी नहीं हुआ है। फिर भी आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने इसका आंसर बना दिया है, कॉपी में नोट करके जरूर याद कीजिएगा। 12th के बच्चे खास करके जिनका भूगोल विषय है और चैनल पर पहली बार है और आर्ट्स विषय के विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। यह वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उबाऊ हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देख लेंगे। तो मॉडल सेट 1 दुमका जिला द्वारा तैयार किया गया है 25-26 बोर्ड एग्जाम के लिए। समान निर्देश में यहाँ सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 25 दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आया था कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इरास्टोथनीज ने किया था इसको हम लोग सभी जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जियोग्राफिक जेनरिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बर्नहार्ड वार्नियस है इसके लेखक। तीसरा क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश है, तो इसका सर्वाधिक है लाटविया। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है 15 से 59 वर्ष, क्योंकि 60 वर्ष रिटायरमेंट का उम्र होता है। पांचवा है निम्न में कौन एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि मतलब नहीं है पूछा जा रहा है तो मिश्रित कृषि हो जाएगा इसका। बुशमैन कहाँ के निवासी है? बुशमैन जो है वो कालाहारी के निवासी हैं। जर्मनी का रूर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। वीडियो अगर छोटा रहेगा तो इसको एक ही वीडियो में हम लोग सारा देख लेंगे। 8वां क्वेश्चन है निम्न में कौन सा चतुर्थक क्रियाकलाप के घटक है? तो चतुर्थक क्रियाकलाप के घटक है आपका शिक्षा, सूचना, शोध, प्रबंध। आगे है कील नहर स्थित है, तो ये जर्मनी में स्थित है। 10वां है सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121.2 करोड़। निम्न में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो भोपाल हो जाएगा यहाँ। किसी झील के किनारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो ये आ जाएगा वृत्ताकार। झूमिंग कृषि कहाँ की जाती है? तो असम में। निम्न में प्राचीन शहर कौन सा है? तो प्राचीन शहर आपका 4 गो ऑप्शन में पटना हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो यमुना। निम्न में कौन लौह धात्विक खनिज है? तो लौह धात्विक खनिज आपका हो जाएगा मैग्नीज। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो डिगबोई। नेवली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो 1951 से 1956 और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950 में इसकी रूपरेखा तैयार करके पास किया गया था। 51 से ये शुरू किया गया था। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। आगे है सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में। भारत की पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? तो 1853। निम्न में कौन अम्ल वर्षा का एक प्रमुख कारण है? तो वायु प्रदूषण। औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? तो औद्योगिकरण से तीनों प्रदूषण होता है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना की लंबाई कितनी है? तो 5804 किलोमीटर। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है, जिसमें पहला 26 नंबर क्वेश्चन है मानव भूतल की उपज है, यह कथन किसका है? तो ये है एलन चर्चिल सैंपल का। 27 है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप को परिभाषित करें, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक अथवा प्रारंभिक व्यवसाय वे हैं जिनके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आखेट व भोजन संग्रह, पशुपालन,
पशुचारण, पशुपालन, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि व खनिज कार्य प्रमुख रूप से सम्मिलित होते हैं। कहने मतलब प्रकृति से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं, जो प्रकृति तैयार करती है। जैसे हम खेती कर रहे हैं तो फसल को कौन तैयार करेगा? प्रकृति तैयार करे, तो उससे जुड़ा हुआ जो भी काम रहेगा प्रकृति से जुड़ा, वो सभी प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाएंगे। अगला है भूमध्य सागरीय सागर के कृषि के दो मुख्य फसलों के नाम लिखे। तो दो मुख्य फसल है अंगूर और जैतून। मतलब भूमध्य सागरीय जो कृषि क्षेत्र, वहाँ ज़्यादातर खट्टेदार फल का उत्पादन होता है। आगे है प्रवास के एक अपकर्ष कारण लिखे। मतलब दूसरे जगह जाकर लोग बसना क्यों पसंद करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बेहतर नौकरी के अवसर, अच्छी शिक्षा, बेहतर जीवन स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक शहर किसे कहते हैं? तो वे नगर जिसमें राष्ट्रीय सरकारों के प्रशासनिक विभागों के मुख्यालय हो, उनको प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे आपका अगर रांची हो गया, रांची जिला है, सारा चीज़ वहीं पर है, आपका मुख्यालय है, कैबिनेट बैठक है, प्रशासनिक भवन है, एचआरडी है, शिक्षा निदेशालय है, तो ये सारे चीज़ वहीं है, तो वो आपका प्रशासनिक नगर कहलाएगा। अगला है भूमध्य सागरीय कृषि के दो फसलों के नाम लिखे। तो दो फसल आपका लिखना है, लेकिन मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं। तो भूमध्य सागरीय कृषि में मुख्यतः आ जाएगा बाग, अंगूर, अनाज, सब्जी की खेती की जाती है। अगला है बाढ़ क्या है? बाढ़, तो बाढ़ का अर्थ है बहना, अर्थात अत्यधिक बारिश होने के कारण जब नदियों, तालाब, झील तथा समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, वही स्थिति को बाढ़ कहते हैं। पर्यटन क्या है? तो पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो व्यापार के बजाय आमोद प्रमोद के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए की जाती है। मतलब पर्यटन मतलब है कि आमोद प्रमोद मतलब मनोरंजन के लिए, घूमना फिरना, सैर सपाटा, माइंड को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है। आगे है किन्हीं दो पेय फसलों के नाम लिखे। मतलब पीने के योग आता है, तो हम लोग चाय और कॉफी का यूज करते हैं पेय फसल के रूप में। आगे है चलवासी पशुचारण का वर्णन करें। तो ये दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलवासी पशुचारण का वर्णन करना है आपको। तो चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। मतलब चलवासी पशुचारण क्या है कि जो गाय, बैल, बकरी, भेड़, याक, ये सबको जो हम लोग चराते हैं खेतों में, या खेतों में नहीं मतलब मैदानों में, उनको भोजन की व्यवस्था करवाते हैं, चराते हैं, और उनसे हमको क्या लाभ मिलता है? तो उससे हमको मांस मिलता है, दूध मिलता है, ऊन मिलता है, उसका खाल हम लोग बेचते हैं। तो ये सभी फायदे हैं। अगला है नव नियतिवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक नव निश्चयवाद है, एक संभववाद है, ये है नव नियतिवाद। तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर हो जाएगा नव नियतिवाद की संकल्पना में यह बताया गया है कि प्रकृति एवं मानव दोनों श्रेष्ठ है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। मानव के बिना प्रकृति अपने आप में अर्थहीन है, जबकि प्रकृति के बिना मानव का अस्तित्व संभव नहीं है। कहने मतलब है कि मानव नहीं रहेगा तो प्रकृति का जो संसाधन है ये सब का उपयोग कौन करेगा? तो इसलिए प्रकृति के लिए भी मानव जरूरी है, और प्रकृति नहीं है तो मानव का भी काम नहीं चलेगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो नवनियतिवाद इसी चीज को बताता है। आगे है पाइपलाइन परिवहन के लाभ लिखे। तो पाइपलाइनों द्वारा जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि तरल एवं प्रवाही पदार्थों का लंबी दूरी तक परिवहन अत्यधिक सुविधापूर्ण एवं सक्षम ढंग से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मानव पर ही पड़ता है। प्रदूषित जल के कारण विभिन्न संक्रामक रोग तथा अन्य खतरनाक रोग जैसे हैजा, आंतों के कृमि, पीलिया, अतिसार, मियादी बुखार, पेचिश आदि हो जाते हैं। हमारे देश में होने वाले संचारी रोगों में लगभग 25% रोग जो है वो जल जनित होते हैं। मतलब पानी से 25% बीमारी होता है।
आगे है कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो इसको टेबल के माध्यम से बताए हैं, इसमें आप देख सकते हैं टेबल। तो पहला है कुटीर उद्योग में दस्तकार स्वयं व उसके परिवार के सदस्य कार्य करते हैं, जबकि लघु उद्योग में मजदूर लगाए जाते हैं तथा मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा अंतर है अधिकांश उत्पादन घर में ही खप जाता है तथा बहुत कम अधिशेष बचता है। इसका है समस्त उत्पादन बाजार में बेचा जाता है। तीसरा है कुटीर उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, जबकि लघु उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल के कम पड़ने पर वह बाहर से मंगाया जाता है। अगला अंतर और लास्ट है जो थोड़ा बहुत अधिशेष बचता है वह स्थानीय बाजार में बेचा जाता है, जबकि लघु उद्योगों का उत्पादन स्थानीय बाजार के साथ साथ दूर दराज के बाजारों में भी बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन है आधारभूत उद्योग को उदाहरण सहित समझाएं। तो आधारभूत उद्योग वह होते हैं जिनका उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। मुख्य उदाहरण है लोहा और इस्पात उद्योग, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग। ये उद्योग देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास की नींव होते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार निम्नलिखित है। पहला है संसाधनों का असमान वितरण। तो विभिन्न देशों में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण समान नहीं होता है। जैसे मध्य पूर्व के तेल क्षेत्र मध्य पूर्व के देश तेल के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जापान जैसे देश प्राकृतिक संसाधनों की कमी रखते हैं, इसलिए देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है। दूसरा है विशेषज्ञता और दक्षता। तो विभिन्न देश कुछ उत्पादों या सेवाओं में विशेषज्ञ होते हैं। उदाहरण के लिए भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में दक्ष है, जबकि जर्मनी मशीनरी निर्माण में माहिर है। इस विशेषज्ञता के कारण देश के बीच व्यापार होता है। तीसरा है आर्थिक लाभ। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों को लागत में कमी और अधिक लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए भारत सस्ते कपड़े का उत्पादन करके उसे अन्य देशों से निर्यात करता है। चौथा है विविधता और प्रतिस्पर्धा। तो व्यापार से उपभोक्ताओं को विभिन्न विकल्प मिलते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार आता है। 42 क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता क्यों है। तो वर्षा जल संग्रहण से आशय वर्षा जल संग्रहण वह तकनीक है जिसके द्वारा धरातल अथवा भूमिगत जल भृत में वर्षा जल एकत्रित एवं संग्रहित किया जाता है। अर्थात वर्षा जल संग्रहण का तात्पर्य भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाना है। वर्षा का जल जहां गिरता है वहीं उसका उपयोग करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। भारत में वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता। तो इसमें है कि भारत में वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता निम्न कारणों से है। तो पहला कारण है वर्षा जल संग्रहण धरातलीय व भूमिगत जल की उपलब्धता में वृद्धि कर भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाना है। साथ ही इससे भूमिगत जल ऊर्जा में बचत होती है। दूसरा है फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके अविसरण भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तीसरा है मृदा अपरदन तथा बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहयोग मिलता है। चौथा है वर्षा जल संग्रहण विधि को जल भृतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है, तो इससे तटीय क्षेत्रों में सागर के लवणीय जल का प्रवेश रुक जाता है। फिर अगला है वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर मानवीय समुदाय की निर्भरता को कम करता है। और लास्ट पॉइंट है भारत के अधिकांश नगरों में जल की मांग जल की आपूर्ति की तुलना में काफ़ी बढ़ चुकी है। वर्षा जल संग्रहण से नगरों में जल की बढ़ती मांग को काफ़ी सीमा तक पूरा किया जा सकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आज इसको इसी वीडियो में समाप्त कर देते हैं सेट 1 को। नेक्स्ट में हम लोग सेट 2 को देखते हैं, ठीक है। तो 43 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन करें। तो जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है उसको हम लोग ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। इन स्रोतों का भंडार सीमित है तथा ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब इसको जल्दी जल्दी बनाया नहीं जा सकता। इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण होता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। आगे है गेहूं अथवा कॉफी उत्पादन के लिए आवश्यक अनुकूल दशाओं का वर्णन करें। मतलब
गेहूं का कीजिए चाहे कॉफी का कीजिए, दोनों में से किसी एक का करना है। तो मैंने दोनों कर दिया, आपको जो अच्छा लगे उसका आंसर लिख लीजिएगा। तो गेहूं उत्पादन, तो गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं। पहला, बोने के समय वायुमंडलीय तापमान कम होना चाहिए। उस समय का तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। अधिक तापमान रहने के कारण इसके नाजुक पौधे सूर्य की तीव्र धूप से सूख जाते हैं। दूसरा है, वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई की सुविधा, वहाँ गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं की खेती के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है, गेहूं की फसल पकते समय सूर्य की खिली धूप की आवश्यकता होती है। पांचवा पॉइंट है, गेहूं की खेती के लिए समुचित उर्वरक की आवश्यकता होती है। सातवां है, बोने एवं फसल की कटाई से लेकर धोनी मतलब उसको साफ सुथरा करने में कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। कॉफ़ी का भी लिखा हुआ है तो कॉफ़ी वाला दिखा देते हैं, आप कॉफ़ी का भी लिख सकते हैं। भारत में कॉफ़ी को कहवा भी बोलते हैं। भारत में कहवा की खेती का विधिवत आरंभ 1830 ईस्वी से था। इसका प्रथम बाग मैसूर राज्य अब कर्नाटक में लगाया गया था। आवश्यक भौगोलिक दशाएं, तो इसमें है कि कहवा के खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। तो पहला में यहाँ दिया गया तापमान। कहवा के उत्पादन के लिए औसत वार्षिक तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक होता है। कहवे का पौधा अधिक धूप को सहन नहीं कर पाता, इसी कारण इसे छायादार वृक्षों के साथ उगाया जाता है। वर्षा, तो कहवे के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त रहती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान होता है वहां 300 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है। सामान्यतः इसकी खेती 900 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में छायादार वृक्षों के साथ की जाती है। इसके लिए वनों से साफ की गई भूमि अधिक उपयुक्त रहती है क्योंकि इसमें उपजाऊ तत्व अधिक मिले रहते हैं। फिर है आपका पॉइंट मिट्टी। तो कहवे के लिए दोमट एवं ज्वालामुखी उद्गार से निकली लावा से निर्मित मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है, जिसमें क्रमशः जीवांश एवं लौहांश मिले होते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों की लेटराइट मिट्टी में कहवे का उत्पादन किया जाता है। फिर है मानवीय श्रम। कहवे के लिए पौधों को लगाने, निराई गुड़ाई करने, बीज तोड़ने, सुखाने, पीसने आदि कार्यों के लिए पर्याप्त संख्या में सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यों के लिए बच्चे एवं स्त्रियां श्रमिक अधिक उपयुक्त रहते हैं। उसका उत्पादन क्षेत्र है, तो भारत में प्रमुख कहवा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल। आंध्र प्रदेश में भी विगत वर्षों में कहवा के बागान लगाए गए हैं। कर्नाटक, तो देश में सर्वप्रथम कहवा उत्पादन इसी राज्य में हुआ था। गुर्ग, चिकमगलूर, हसन, शिमोगा दक्षिणी कर्नाटक प्रमुख उत्पादक जिले। कर्नाटक का देश के कहवा उत्पादन में प्रथम स्थान है। देश के कुल उत्पादन का 56% भाग यहीं से पैदा होता है। केरल, तो वहाँ वायनाड, इदुक्की, कोट्टयम, आर्नाकुलम, पालघाट, किलोन, अलप्पी प्रमुख कहवा उत्पादक जिले हैं। तमिलनाडु, जहाँ मदुरई, तिरुनेलवेली, नीलगिरी, कोयम्बटूर, सलेम प्रमुख कहवा उत्पादक जिले हैं। आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर विशाखापट्टनम जिला मुख्य कहवा उत्पादन क्षेत्र है। 45 नंबर क्वेश्चन है, देश के आर्थिक विकास में रेल परिवहन के महत्व का वर्णन करें। तो भारतीय रेलों का महत्व, यातायात के विभिन्न साधनों में रेलों का महत्व सर्वाधिक है। इसको निम्न प्रकार समझा जाता है। तो अधिकांश रेल मार्ग उन क्षेत्रों में बनाए गए हैं जो बहुत उपजाऊ और घने बसे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्षेत्रों में यात्री और माल ढोने को मिलता है। इसी कारण रेलों का विस्तार विशाल मैदान में अधिक मिलता है। दूसरा है, रेलें देश के समुद्र तटीय बंदरगाहों को भीतरी औद्योगिक व व्यापारिक नगरों से जोड़ती है। विदेशों से आयातित माल भीतरी भागों में वितरण करने तथा विदेशों को माल निर्यात करने में सहयोग देती है। कच्चा माल क्षेत्रों, कारखानों व बाजार क्षेत्रों को परस्पर जोड़ती है। रेलों ने देश में छुआछूत, प्रादेशिक और सांप्रदायिक भावनाओं और सामाजिक संगठन पर प्रभाव डाला है। इनके कारण लोगों में गतिशीलता, भ्रमणप्रियता और मनोरंजन की भावनाएं बढ़ गई है। चौथा है, रेलों ने देश के सुदूर क्षेत्रों को एक दूसरे के पड़ोस में लाकर बैठा दिया है। रेलों के कारण अकाल के भयानक परिणामों से छुटकारा मिलता है। रेलों
रेल जो है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों या दैवीय विपत्ति के समय माल व अनाज पहुंचाने में भारी मदद करती है। किसानों को उन्नत बीजों, खाद एवं उन्नत कृषि यंत्रों की प्राप्ति होने लगी है। उनकी उपज दूर दूर की मंडियों में पहुंचने लगी। कृषि का रूप व्यवसायिक होता जा रहा है। तो औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल, कोयला, खनिज तेल, श्रम आदि को जुटाने में रेलों का बहुत बड़ा योगदान है। अन्य सभी प्रचलित व विस्तृत साधनों में रेलें सबसे सस्ते यातायात साधन है। भारत में यात्री किराया एशिया के देशों में सबसे कम है। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया है क्योंकि रेलों द्वारा उन्हें कम समय में ही इच्छित स्थानों पर ले जाया जाता है। रेल मार्गों ने अनेक नई बस्तियों को जन्म दिया है तथा अनेक रेल बस्तियां नगर व महानगर के रूप में विकसित हो गई है। भारत जैसे विशाल देश का सुदृढ़ प्रशासन और सुरक्षा रेलों द्वारा ही संभव हो सका है। भारतीय रेल का एशिया में प्रथम एवं विश्व में दूसरा स्थान है। 1950-51 में रेल मार्ग 53,596 किलोमीटर था, जो 31 मार्च 2005 को बढ़कर 63,500 किलोमीटर और 31 मार्च 2015 को 66,000 किलोमीटर हो गया है। इसमें विद्युत रेल मार्ग 22,200 किलोमीटर है। 46 है खनिज एवं ऊर्जा संरक्षण के उपाय लिखे। तो खनिज, पहले हम लोग खनिज संरक्षण को देखते हैं। तो खनिज संरक्षण जो है खनिजों का मितव्यतापूर्ण और सुनियोजित उपयोग अर्थात खनिज संरक्षण होता है। खनिज संरक्षण के उपाय है उचित टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो खनिज प्राप्त करने के लिए उचित टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए तो ही खनिजों का बिगाड़ रोक सकते हैं, मतलब बर्बादी को रोक सकते हैं। पुनः चक्र, तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, कलई के अनुपयोगी वस्तुओं का दोबारा से उपयोग में लेना चाहिए। फिर है खनिजों का वैकल्पिक उपयोग। कम मात्रा वाले खनिजों के विकल्प खोजने चाहिए। विद्युत के स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग, तांबे के स्थान पर एल्युमिनियम का उपयोग, पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। बिन परंपरागत साधनों का उपयोग, तो जल, सौर, पवन, बायोगैस जैसे बिन परंपरागत स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। अस्थायी विकास, तो पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखकर भविष्य की पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण की भेंट प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के प्रयत्न करना चाहिए। खनिजों के अनुमानित भंडार निश्चित हो, उसके बाद उसका आयोजन पूर्व उपयोग हो तो उसका लंबे समय तक उपयोग हो सकता है। जो खनिज अधिक है उनका बारंबार और भरपूर उपयोग करना चाहिए। उसके बाद है ऊर्जा संरक्षण का उपयोग। तो इसमें आपका मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार का प्रयोग तभी करें जब वह बहुत आवश्यक हो। दूसरा पॉइंट है जब आवश्यकता ना हो तो पंखे, बल्ब व अन्य विद्युत उपकरणों के स्विच को बंद कर दे। जहां तक संभव हो थोड़ी दूर जाने के लिए पैदल चले या साइकिल ले जाए। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है। यदि संभव हो तो सोलर कुकर, सोलर लालटेन या सोलर पंप आदि का प्रयोग करें। सामान्य बिजली के बल्बों के स्थान पर CFL अथवा LED का उपयोग करने से अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश मिलता है और ऊर्जा की बचत होती है। भोजन बनाने से पहले दाल, चावल आदि पदार्थों को कुछ समय तो भिगो कर रखना चाहिए एवं ढककर पकाना चाहिए। 47 है ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों एवं उसके दुष्प्रभाव का वर्णन करें। वीडियो काफी लंबा हो रहा है लेकिन आज इसको समाप्त कर ही देते हैं। इसको थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, इसको आप लोग देख देख के लिख लीजिए, क्या पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये ध्वनि प्रदूषण का है, पॉज कर करके आप इसको लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं विशेषज्ञ जो भूगोल के PGT शिक्षक हैं उनके द्वारा ये तैयार किया गया है। और दुमका जिला ने सबसे पहले पहल करके मॉडल क्वेश्चन अपना बना लिया है जो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारे कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, याद कीजिएगा, इसी से परीक्षा में आ सकता है क्योंकि ये विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही अन्य विषय का भी अगर हमको मिलता है तो उस पर भी मैं जल्द वीडियो बनाकर लाऊंगा। अभी फिलहाल वो और सब विषय का तैयार किया जा रहा है। अब 48 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिए गए विश्व मानचित्र पर निम्न को दर्शाना, जिसमें सिंगापुर है, मेक्सिको की खाड़ी है, मालागासी है, लाटविया है, ग्रीनलैंड है। तो ये आप ग्राफ को देख सकते हैं, लाल लाल से लगा हुआ है, सब नाम लिखा हुआ है, तो वहाँ वहाँ आपको दागी लगा देना है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मित्रों को शेयर करना ना भूलें क्योंकि जो भी भूगोल के बच्चे हैं वे इससे लाभान्वित हो। इसी को दृष्टि में रखकर
दुमका जिला प्रशासन द्वारा मॉडल क्वेश्चन निकाला गया है। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो, इसी उद्देश्य से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।